हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हम आज देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है। फर्स्ट देखेंगे बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड बायोस, जिसका मीनिंग है लाइफ, एंड लोगिया, जिसका मीनिंग है टू स्टडी। तो बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें हम देखेंगे किस किस कैरेक्टर के होने से हम एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो देखो, व्हाट इज लिविंग? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें चार कैरेक्टर याद रखना है जिसे हम एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ग्रोथ, then reproduction, then ability to sense the environment and mount a suitable response, then last में आता है metabolism। तो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज नोन एज ग्रोथ। तो किस किस चीज में इंक्रीज होने से हमारा ग्रोथ होता है? इधर हाइट हो इंक्रीज हो रहा हो तो भी हम ग्रोथ कहेंगे उसे, नंबर में इंक्रीज हो रहा हो, मास में इंक्रीज हो रहा हो तो भी हम उससे ग्रोथ कहेंगे। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से हम एक और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेंगे जिसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। देन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुइटेबल रेस्पॉन्स। का मतलब क्या है? हम एनवायरमेंटल का स्टिमुली को सेंस कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्शियसनेस है जिसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? हम अपने आप समझ सकते हैं, अपने आप एनवायरमेंट के स्टिमुली को सेंस कर सकते हैं। ये है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? Metabolisms are chemical reactions that occurs inside our body environment between the cell। तो मेटाबॉलिज्म के लिए वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इसके लिए हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो हम ये चार कैरेक्टर को याद रखेंगे, जो है हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट and mount a suitable response, then metabolism। ये है हमारे चार लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर। देन उसमें से हम देखेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर हम किससे बोलते हैं एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर किससे बोलते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स which are exclusively present in living beings। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, उससे हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। जैसे कि कंसियसनेस, मेटाबॉलिज्म। कंसियसनेस मैंने क्या बोला? कंसियसनेस क्या है? सेंस करना, एनवायरमेंटल का स्टिमुली को सेंस करना कंसियसनेस है। कंसियसनेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेंस कर सकते हैं एनवायरमेंट का स्टिमुली को। और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी बिटवीन द सेल। तो मेटाबॉलिज्म के लिए हमें सेल चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और सेल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग फीचर में लिया है। डिफाइनिंग फीचर वो है जो फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। देन नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स which are present both in living and non-living organism। तो नॉन लिविंग फीचर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है।
इसीलिए हम इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। जैसे कि ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ग्रोथ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, प्लांट भी ग्रो करता है, वो लिविंग है। एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, हम भी ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। कैसे? हम अगर एक सैंड माउल्ड को ले तो अगर हमारे पास एक छोटा सा सैंड माउल्ड है, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे वो सैंड माउल्ड का मास इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका मास इंक्रीज हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। तो वो नॉन लिविंग है, सैंड नॉन लिविंग, फिर भी उसका ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए ग्रोथ को हमने नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा है, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स which are present only in living organism. Non-defining features are present both in living and non-living organism. तो नॉन डिफाइनिंग फीचर को याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखो, तो जो बच्चा डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, उसका नज़र खराब है। हम क्या कहते हैं? उसका नज़र खराब है। तो नज़र से हमें याद रखना है हमारे पास क्या क्या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। एन फॉर नॉन डिफाइनिंग फीचर, जी फॉर ग्रोथ एंड आर फॉर रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास दो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, जो है हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, जिसे हम नज़र से याद रख सकते हैं। एन फॉर नॉन डिफाइनिंग, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन। ये है हमारे पास दो नॉन डिफाइनिंग फीचर। देन डिफाइनिंग फीचर क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को छोड़कर अभी जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टर को देखा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी बिटवीन सेल। तो मेटाबॉलिज्म के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। देन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या है? हम एनवायरमेंटल का स्टिमुली को सेंस कर सकते हैं, ये है हमारा कॉन्शियसनेस, और उसी के हिसाब से हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो अगर कोई हमें एक मच्छर काट ले तो हम उसे मार देते हैं, तो हम उसको सेंस कर सकते हैं, खुद सेंस कर सकते हैं। इसीलिए हम सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं इसको। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स हम खुद उसे सेंस कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कि प्लांट को जिस डायरेक्शन से सनलाइट मिलेगा, वो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो ये है प्लांट का कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो लिविंग है। और कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग फीचर में लेते हैं, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर आर ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास डिफाइनिंग फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये सारे कैरेक्टर सिर्फ एंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर को याद रखो। नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उससे छोड़कर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस हमारा डिफाइनिंग फीचर है। देन हमारा लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी, अगर हम एक जंगल में जाएंगे और वहाँ पे हमें एक ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे? हम उस ऑर्गेनिज्म को लाकर हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमी का 4 बेसिक स्टेप है, वो बेसिक स्टेप को फॉलो करके वो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। तो क्या है वो टैक्सोनॉमी का 4 बेसिक स्टेप? तो देखो, टैक्सोनॉमी कंटेन 4 बेसिक स्टेप।
फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन क्या है देखते हैं। देखो बच्चों, कैरेक्टराइजेशन क्या है? द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीड इज डिस्क्राइब्ड फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जो ऑर्गेनिज्म को जंगल से उठा के लाए हैं, जिससे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, उससे हम कैरेक्टराइजेशन में, ये है हमारा टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप, कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन में उसका कैरेक्टर स्टडी करेंगे, वो कैसे दिखता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो कैसा खाना खाता है, ऐसे हम उसका कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। उसका मॉर्फोलॉजिकल भी स्टडी करेंगे कैरेक्टराइजेशन में। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी क्या है? उसका एक्सटर्नल, उसको एक्सटर्नली स्टडी करेंगे, वो कैसे दिखता है, उसके पास कितने सारे हैंड्स है, लेग्स है, आईज है, ऐसे हम उसे स्टडी करेंगे, कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। कैरेक्टराइजेशन में कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म को हम लाए हैं उसका कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। देन सेकेंड स्टेप में आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमने फर्स्ट स्टेप में, कैरेक्टराइजेशन स्टेप में जो स्टडी किया, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर को स्टडी किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। जो सारे कैरेक्टर को स्टडी किया उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन देके सेकेंड स्टेप में, वो है हमारे आइडेंटिफिकेशन स्टेप। देन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे? उस ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पेसिफिक नेमिंग देंगे, नेम उसका देंगे। तो नेमिंग देने से, एक स्पेसिफिक नेम उसका रखने से हम क्या कर सकते हैं? उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारे पास जो अदर ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है, जैसे कि डॉग, काउ, ह्यूमन बीइंग भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो नोमेनक्लेचर करने से हम क्या कर सकते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और जो हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म है, डॉग बोलो तो हम सिर्फ डॉग को ही समझेंगे, ह्यूमन को नहीं समझेंगे। कैट कहो तो हम कैट को ही समझेंगे। तो ये हमारे नोमेनक्लेचर होने से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म का एक नेम हमें मिल सकता है, जिससे हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? पुटिंग द ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक टैक्सा। तो टैक्सा क्या है हम अभी देखेंगे। देखो, टैक्सन, टैक्सन और टैक्सोनोमिक यूनिट बोलते हैं, जिसका प्लूरल है टैक्सा। टैक्सा है इज ए यूनिट ऑफ एनी रैंक, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारे एक एक टैक्सन है और टैक्सोनोमिक यूनिट है। किंगडम एक टैक्सोनोमिक यूनिट है, फाइलम एक टैक्सोनोमिक यूनिट है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे हमारे पास एक एक टैक्सोनोमिक यूनिट है। तो उसी हिसाब से इसी टैक्सोनोमिक यूनिट में हम लास्ट स्टेप में, टैक्सोनोमी के जो लास्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन, उससे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, इसी टैक्सन में से क्लासिफाई करेंगे, इसी टैक्सन में क्लासिफाई करेंगे। तो हमें मिला 4 बेसिक कैरेक्टर। टैक्सोनॉमी में हमें 4 बेसिक कैरेक्टर मिला। वन फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉरी, हमें फर्स्ट 4 स्टेप मिला। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन, देन है हमारे नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। हम कैरेक्टराइजेशन में क्या किया? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को स्टडी किया, वो एक्सटर्नली कैसे दिखता है, वो है उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर।
देन उसका अदर कैरेक्टर को भी हमने कैरेक्टराइजेशन में स्टडी किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप को देखा जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया। जो सारे हम कैरेक्टराइजेशन स्टडी किया फर्स्ट स्टेप में, उसे डिस्क्राइब किया करेक्टली। देन नोमेनक्लेचर में हम उस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। क्लासिफिकेशन में वो ऑर्गेनिज्म को टैक्सन में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। टैक्सन हमारा क्या है, टैक्सोनोमिक यूनिट भी हम टैक्सन को बोलते हैं, जिसका प्लूरल टैक्सा है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे हमारे एक एक टैक्सन हैं। देन नेक्स्ट, हाँ, टैक्सोनॉमी को याद रखने के लिए, टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप को याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। सिनेमा इज क्लासिक, C फॉर कैरेक्टराइजेशन, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर, देन उसके बाद क्लासिक फॉर क्लासिफिकेशन। तो इससे हम याद रख सकते हैं कौन सी स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है और टैक्सोनॉमी के कौन सी बेसिक 4 स्टेप हैं। हम इसे टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक स्टेप को याद रख सकते हैं। C for characterization, I for identification, N for nomenclature, classic for classification। तो हमारे पास टैक्सोनॉमी के 4 बेसिक स्टेप भी आ गए और उसको हम समझ लिया। देन टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन देख लेंगे। Taxonomy is the branch of biology which includes the science of naming, describing and classifying organism। Taxonomy में हमने 4 बेसिक स्टेप फॉलो किया और उससे एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, उससे हमने नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाई किया। किसको, क्या सिर्फ प्लांट को किया? नहीं, ऑर्गेनिज्म में हमारा प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिस ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम प्लांट को भी स्टडी कर सकते हैं, एनिमल को भी स्टडी कर सकते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी स्टडी कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, खाली आंख में नहीं देख सकते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस को अगर हम देख सकते हैं खाली आंख से तो हम उससे दूर चले जाते, लेकिन हम नहीं देख सकते, इसीलिए उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी में हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसका कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, लास्ट में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं टैक्सन में। टैक्सन क्या है? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे हमारे पास एक एक टैक्सन है जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं टैक्सोनॉमी में। देन systematics. The systematics is the science of studying evolutionary relationship between organisms। Systematics में हम क्या स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज्म के जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उससे स्टडी कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वो जो ऑर्गेनिज्म हमें मिला है जिससे हम रिकॉग्नाइज अभी कर सकते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म को बारे में उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अदर ऑर्गेनिज्म के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है, वो कौन सी ऑर्गेनिज्म से डिराइव होके आए हैं, इवॉल्व होके आए हैं। इवॉल्व बोलते हैं हम, उससे साइंटिफिक वर्ड में डेवलप नहीं बोलते हैं, इवॉल्व बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो सिस्टेमेटिक्स में हम क्या स्टडी कर सकते हैं? वो जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग को रख लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का डेवलप किससे हुआ है? कौन सी ऑर्गेनिज्म के डीजेनरेट होने से, कैरेक्टर का डीजेनरेट होने से हमें ह्यूमन बीइंग, हम जैसे ऑर्गेनिज्म मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिस्टेमेटिक में स्टडी कर सकते हैं।
जो है हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन सी ऑर्गेनिज्म से हम इवॉल्व होके आए हैं, डेवलप होके आए हैं, डेवलप नहीं बोलते हैं उसे इवॉल्व बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये। तो अगर देख लो हम रेप्टाइल्स के टेल के डिजनरेशन के बाद हम अगर ह्यूमन बीइंग को पाते हैं तो हम बोलते हैं रेप्टाइल से ह्यूमन बीइंग का इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो उससे हम सिस्टेमेटिक्स में पढ़ते हैं। सिस्टेमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को देखेंगे। तो देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फर्स्ट आता है हमारा किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इससे हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो उसका ऑर्डर हमें याद रखना है, किसके बाद क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आता है। किंगडम के बाद फाइलम आता है और डिवीजन। एनिमल के लिए हम फाइलम को यूज करते हैं, प्लांट के लिए हम डिवीजन को यूज करते हैं। तो एनिमल डिवीजन नहीं बोल सकते, एनिमल फाइलम बोल सकते, एंड प्लांट डिवीजन बोल सकते, प्लांट फाइलम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लांट के लिए हमारे पास डिवीजन है, प्लांट डिवीजन बोल सकते, एनिमल फाइलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सारे हैं हमारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। किस किस ऑर्डर में आता है। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर। ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसके बाद कौन सा कैटेगरी आता है, इससे हमें याद रखना है, ठीक से याद रखना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को याद रखने के लिए एक ट्रिक देखेंगे। तो देखो, king's people died because of 5 green snakes. Kings for kingdom, people died, people phylum died, division। विकल्प से मैंने बी उठा लिया है, कॉज रखा है। कॉज फॉर क्लास, ऑफ ऑर्डर, 5 फैमिली, जीनस, ग्रीन जीनस, स्नेक स्पीसीज। और एक ट्रिक भी है जो है कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली किंगडम, के से किंगडम, प्लेस फाइलम, पी से फाइलम, क्रिकेट क्लास, ऑन ऑर्डर, फ्लैट फैमिली, एफ फॉर फैमिली, ग्राउंड जीनस, सरफेस स्पीसीज। तो इससे हम याद रख सकते हैं किसके बाद कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आता है। याद रखो बच्चों, किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन आता है, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, एंड लास्ट में हमारा स्पीसीज आता है। तो ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसके बाद कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आता है, इसको हमें याद रखना है, ठीक से याद रखना है। ठीक है, देन देखो टैक्सोनॉमिक आर्ट्स, उसके बाद हमारा आता है टैक्सोनॉमिक आर्ट्स। आर्ट मतलब हेल्प, मेडिकल आर्ट्स हम जानते हैं, मेडिकल आर्ट्स मतलब मेडिकल हेल्प। मेडिकल आर्ट्स में हमें हेल्प मिलता है, वैसे ही टैक्सोनॉमिक आर्ट्स से हमें टैक्सोनॉमिक स्टडी के बारे में हेल्प मिलता है। दैट मीन्स हम एक डेड प्लांट एनिमल को स्टडी कर सकते हैं टैक्सोनॉमिक आर्ट में। टैक्सोनॉमिक आर्ट में मैंने क्या कहा, डेड एंड लिविंग प्लांट एनिमल को स्टडी कर सकते हैं टैक्सोनॉमिक आर्ट में। जो डेड प्लांट है उसके लिए टैक्सोनॉमिक आर्ट में प्रिजर्वेशन यूज होता है, प्रिजर्वेटिव में उसे स्टोर करके रखते हैं कभी कभी। तो प्रिजर्वेशन यूज होता है डेड एनिमल एंड प्लांट के लिए टैक्सोनॉमिक आर्ट में। कंजर्वेशन, लिविंग प्लांट एनिमल को हम स्टडी कर सकते हैं टैक्सोनॉमिक आर्ट में, टैक्सोनॉमिक आर्ट के हेल्प से। टैक्सोनॉमिक आर्ट ही हेल्प है, एक हेल्प है। देन लिटरेचर, बुक पढ़ के भी हम जान सकते हैं टैक्सोनॉमिक के बारे में। तो देखो, प्रिजर्वेशन डेड, जो डेड है उसमें क्या आता है, हर्बारियम एंड म्यूजियम।
देन कंजर्वेशन, लिविंग में क्या आता है, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, ये तो तुम्हें पता होगा। देन लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब बुक्स, बुक्स पढ़ के भी हम टैक्सोनॉमी को जान सकते हैं, टैक्सोनॉमी के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हमारे पास तीन वैसे लिटरेचर है, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। तो अभी आगे देखेंगे उसके बारे में। हर्बारियम, हर्ब मतलब क्या है, हर्बारियम, हर्ब मतलब प्लांट, हर्ब सर्ब ट्री ये सारे प्लांट है। तो हर्बारियम में हम प्लांट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो प्लांट डेड होगा, डेड प्लांट, क्योंकि प्रिजर्वेशन में हम इसको लेते हैं, प्रिजर्वेशन। तो डेड प्लांट के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं हर्बारियम में। देखो हर्बारियम में डेड प्लांट को स्टडी कर सकते हैं। डेड प्लांट को कैसे स्टडी करें, देखो बच्चों, तो ऐसे एक हर्बारियम सीट होते हैं, हर्बारियम सीट, उसके नीचे हम क्या करेंगे, हर्बारियम सीट में एक डेड प्लांट को लगाकर रखेंगे, डेड प्लांट को लगाकर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो नीचे जो स्पेस है उसे हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो डेड प्लांट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो क्या इंफॉर्मेशन देंगे, देखो, तो हम क्या इंफॉर्मेशन देंगे, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसका इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम जो हमारा साइंटिफिक नेम है, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ये सारी चीज़ें हम हर्बारियम सीट के नीचे रख सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे हम स्टडी करके वो डेड प्लांट के बारे में पता लगा सकते हैं। हर्बारियम का मतलब क्या है, जिससे हम डेड प्लांट को स्टडी कर सकते हैं हर्बारियम में। ऐसे सारे हमारे पास अलमीरा होगा, उस पे क्या होगा, हर्बारियम सीट होगा, जिसके नीचे हर्बारियम सीट में प्लांट को, डेड प्लांट को चिपका के, ड्राई प्लांट होते हैं वो, चिपका के उसके नीचे उसका, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गया होगा। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, देन कलेक्टर्स नेम, ये सारे चीज़ें हमारे हर्बारियम सीट में हम जान सकते हैं। देखो उसके बाद म्यूजियम, तो म्यूजियम में क्या है, म्यूजियम में हमारा बोथ डेड प्लांट एंड एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं, बोथ डेड प्लांट एंड एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं म्यूजियम। तो देखो म्यूजियम में कैसे देखते हैं प्लांट एंड एनिमल्स को, ये देखो सारे डेड प्लांट एंड एनिमल्स को ऐसे प्रिजर्व करके रखा गया होगा, जिसको हम जाके स्टडी कर सकते हैं। हर्बारियम में स्केलेटन भी हम देख सकते हैं, क्योंकि स्केलेटन हमारा डेड है, डेड स्केलेटन को देख सकते हैं हर्बारियम में, सॉरी म्यूजियम में। देन देखो इनवर्टिब्रेट को भी देख सकते हैं म्यूजियम में, डेड इनवर्टिब्रेट एनिमल हैं वो भी। इंसेक्ट, इंसेक्ट भी एनिमल्स है, उससे भी देख सकते हैं। इंसेक्ट को किल करके, उसको पिनिंग करके इंसेक्ट बॉक्स में रखा गया होगा हर्बारियम में, जैसे कि ये है इंसेक्ट बॉक्स, बटरफ्लाई को स्टोर करके रखा गया है, वैसे हमारे म्यूजियम में डेड एनिमल को रखा गया होगा। डेड प्लांट को भी रखा गया होगा, लेकिन हर्बारियम में ड्राई प्लांट को स्टोर करके रखते हैं, ड्राई प्लांट को स्टडी कर सकते हैं। म्यूजियम में हम ऐसे ड्राई प्लांट हमारे पास नहीं होते हैं, ये हम प्रिजर्वेटिव में प्लांट को डालकर बॉटल में बंद करके रखते हैं। तो हर म्यूजियम में हमने क्या देखा, बोथ डेड प्लांट एंड एनिमल को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हर्बारियम में सिर्फ एंड सिर्फ ड्राई प्लांट को स्टडी कर सकते हैं, डेड प्लांट को, क्योंकि हर्ब मतलब क्या है, मैंने बताया, हर्ब एक ट्री है, हर्ब सर्ब प्लांट्स सारे ट्री प्लांट है, हर्ब सर्ब ट्री सारे प्लांट्स है, तो प्लांट्स को हम हर्बारियम में स्टडी कर सकते हैं।
सिर्फ प्लांट को, डेड प्लांट को। और म्यूजियम में बोथ डेड प्लांट एंड एनिमल को स्टडी कर सकते हैं। देन बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या है? गार्डन सबको पता है, गार्डन में लिविंग प्लांट होते हैं, लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है गार्डन, जिससे हम प्लांट को स्टडी कर सकते हैं। लिविंग होगा वो, लिविंग प्लांट को स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ प्लांट को स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 फेमस बोटेनिकल गार्डन है, जिसका नाम हमें याद रखना है, कौन सी प्लेस में वो है उसे हम याद रखना है। तो देखो, क्यू कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखो, क्यू बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, तो उससे हम किंगलैंड में से भी याद रख सकते हैं। के पर क्यू, देन इंग्लैंड। क्यू कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। देन इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम एल से याद रख सकते हैं। नेशनल एल से एंड होता है, देन लखनऊ एल से स्टार्ट होता है। तो जब भी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया होगा तो हम लखनऊ में टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को स्टोर करके रखा गया है, उससे हम स्टडी भी कर सकते हैं। इसीलिए हम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। एल से याद रखना, नेशनल एल से एंड होते हैं एंड लखनऊ एल से स्टार्ट होते हैं। देन जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क सबको पता है, बोटेनिकल गार्डन के बारे में जिसे पता था, जूलॉजिकल पार्क के बारे में भी पता है। जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल्स को हम स्टडी कर सकते हैं, लिविंग एनिमल्स को। जू हमने सभी ने देखा है, तो जू में हम क्या करते हैं? लिविंग वाइल्ड एनिमल को स्टडी कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल याद रखना, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल को नहीं, वाइल्ड एनिमल को हम स्टडी कर सकते हैं। देन की आता है की। तो की हमारे पास जो लिटरेचर थे वो सारे हमारे की हैं। तो देखो, एक है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट of habitat and distribution of plants of a given area. फ्लोरा क्या कंटेन करता है? एक्चुअल अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। तो प्लांट के बारे में फ्लोरा से हमें पता लग सकता है। फ्लोरा, फ्लोरा फॉर फ्लावर। तो फ्लावर किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। तो फ्लोरा से हम क्या स्टडी कर सकते हैं? प्लांट के हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं फ्लोरा से। तो इससे याद रखो, फ्लोरा फॉर फ्लावर, फ्लावर किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। तो फ्लोरा में हम प्लांट के हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पता चल सकता है। देन मैनुअल्स आर useful in providing information for identification of names of species found in an area। तो मैनुअल से हम स्पीसीज के नेम के बारे में पता लगा सकते हैं। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन। मोनो मीन्स, याद रखो बच्चों, मोनो मीन्स वन। तो जिससे हमें वन टैक्सन के बारे में, टैक्सन क्या है बताया था, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये सारे हमारे टैक्सन हैं। तो जिससे हम एक टैक्सन के बारे में, मोनो मीन्स वन टैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, उससे हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो देखो, फ्लोरा मीन्स फ्लावर। फ्लावर किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं? फ्लोरा में हम प्लांट के बारे में, प्लांट के हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं। देन मोनोग्राफ मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, तो वन टैक्सन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। मैनुअल, स्पीसीज के नेम के बारे में हम मैनुअल से पता लगा सकते हैं। देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाय मीन्स टू, मोनो मीन्स वन। देखा अभी हमने मोनोग्राफ, मोनो मीन्स वन टैक्सन के बारे में हम मोनोग्राफ से याद रख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो वाई मीन्स टू,
नोमियल मीन्स नेम, नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग, जो हमने देखा था टैक्सोनॉमी में। नोमेनक्लेचर स्पेसिफिक नेमिंग, गिविंग ए स्पेसिफिक नेम, ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें लिनियस ने प्रोवाइड किया था। तो लिनियस ने क्या कहा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग दे सकते हैं, बायोलॉजिकल नेमिंग उसका कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। तो बाई मीन्स टू, फर्स्ट हमको टू नेमिंग नोमेनक्लेचर में नेमिंग करना है उस ऑर्गेनिज्म को। तो फर्स्ट नेम जो है वो है हमारा जीनस का नेम, जो सेकेंड नेम है वो है स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज का नेम। होमो सापियंस एग्जाम्पल है, ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम है ये। तो होमो जीनस का नेम है, ह्यूमन बींग का जीनस है होमो सापियंस, स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज का नाम है ह्यूमन बींग का। और क्या है, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम इटालिक्स में लिखेंगे, इटालिक्स में लिखेंगे। हम जब भी हैंड रिटन करेंगे, हाथ में तो हम इटालिक्स में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम उससे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और क्या है, जीनस के नोमेनक्लेचर करने के बाद हम क्या करेंगे, वो जो जीनस स्टार्ट होता है जो लेटर से, जैसे कि हमारा होमो एच से स्टार्ट होता है, उससे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जीनस के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसको इटालिक्स में लिखना पड़ेगा। अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं, हाथ में लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, इटालिक्स में नहीं लिख सकते, तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, उससे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, लिनियस ने प्रोवाइड किया था। फर्स्ट जो नेम है वो एक जीनस का नेम है, सेकेंड जो नेम है वो स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज का नेम है। जीनस के नेम को पहले लेटर को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो कि हमारा ह्यूमन बीइंग का हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सापियंस। देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पता चला, हम अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लोरा मैंने क्या बोला था, फ्लोरा मीन्स फ्लावर। तो फ्लावर किसके पार्ट होते हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं। तो फ्लोरा से क्या पता चलता है, प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। एनिमल्स तो नहीं होगा, फ्लोरा प्लांट्स के पार्ट होते हैं। बोथ प्लांट एनिमल भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरा से हम प्लांट के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। मोनोग्राफ, मोनो मीन्स क्या है बोला था मैंने, मोनो मीन्स वन। तो वन टैक्सन के बारे में हम मोनोग्राफ से पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, फैमिली स्पीसीज तो नहीं होगा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, ये तो हमारे फ्लोरा हैं, प्लांट्स के बारे में फ्लोरा से पता लगा सकते हैं। मोनोग्राफ एनी वन टैक्सन, तो मोनो मीन्स वन बोला था मैंने, तो एनी वन टैक्सन के बारे में हम मोनोग्राफ से पता लगा सकते हैं। देन जूलॉजिकल पार्क में क्या रखते हैं हम, जूलॉजिकल पार्क में डोमेस्टिक एनिमल को नहीं रख सकते हैं, पेट एनिमल को भी नहीं रख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल को रख सकते हैं जूलॉजिकल पार्क में। तो इसका आंसर है ए, वाइल्ड एनिमल। देन म्यूजियम, म्यूजियम क्या बोला था मैंने, म्यूजियम में हम बोथ प्लांट एनिमल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। स्केलेटन भी हमने देखा था, स्केलेटन भी डेड एनिमल्स का पार्ट है। तो म्यूजियम में हम इस तीनों को रख सकते हैं, प्रिजर्व प्लांट एनिमल्स एंड स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। देन देखो बच्चों, क्यू, क्यू कहाँ पे है, फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू, क्यू कहाँ पे है, क्या बोला था मैंने, किंगलैंड बोला था, के फॉर क्यू। देन इंग्लैंड, किंगलैंड, क्यू कहाँ पे है, इंग्लैंड, इसका ऑप्शन है ये। देन देखो, growth cannot be taken as a defining property or feature of living organism because defining feature मैंने किसको बोला था, जो फीचर ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर किसके बोला था, जो फीचर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं।
नॉन डिफाइनिंग फीचर को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी कहा था मैंने, वो था नज़र खराब। N फॉर नॉन डिफाइनिंग, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ था हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों था वो नॉन डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि नॉन डिफाइनिंग फीचर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, इसीलिए ग्रोथ को हमने नॉन डिफाइनिंग फीचर में लिया है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसे नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पे आज का क्लास एंड करते हैं।